नमस्कार दोस्तों, इंजीनियरिंग फंडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं यूपीपीएससी एई 2013 के सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पेपर 1 के हैं और ये हमारा पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अ सॉइल सैंपल विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स 2.70 एंड हैज अ मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.84. Assuming soil to be perfectly dry, the void ratio of soil will be। देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड है 2.70 दिया हुआ है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा 1.84 है। तो आपको पता है कि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू गामा बाई गामा डब्ल्यू होता है। यहाँ से गामा का वैल्यू आ जाएगा gm इंटू गामा डब्ल्यू, दैट इज इक्वल्स टू 1.84 इंटू गामा डब्ल्यू। गामा का फॉर्मूला हमें पता है, gs प्लस AC मल्टीप्लाइड गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई। अब S का वैल्यू डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है ड्राई सॉइल के लिए, देखिए यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। अब हम गामा का वैल्यू बैठाएंगे अगर, तो 1.84 गामा डब्ल्यू जो कि यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ G का वैल्यू 2.70, S का वैल्यू 0, E हमें निकालना है। यहाँ गामा डब्ल्यू और ये गामा डब्ल्यू दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से E का वैल्यू आएगा 0.467, जो कि हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, the compactive energy used in the modified Proctor test is dash times the compactive energy used in case of standard Proctor test। हमें बताना है compactive energy modified Proctor test का कितने गुना compactive energy standard Proctor test का है। देखिए, ये हमारा लेबोरेटरी कंपैक्शन टेस्ट का चार्ट है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंपैक्टिव एफर्ट जो है, मतलब कंपैक्टिव एनर्जी जो है, वो 592 किलो जूल पर मीटर क्यूब है। वो हमारे स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट का है, और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट का है 2700 किलो जूल पर मीटर क्यूब। अब हम कंपैक्टिव एनर्जी यूज्ड इन मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट करेंगे तो 2700 किलो जूल पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 592 किलो जूल पर मीटर क्यूब आएगा हमारा 4.5608। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 4.56। क्वेश्चन नंबर 3, maximum permissible upward gradient in a previous sand of porosity n equal to 45%, specific gravity gs equals to 2.65 with a factor of safety 4 will be। हमें बताना है कि मैक्सिमम परमिसिबल अपवर्ड ग्रेडियंट कितना होगा। तो हमें पता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है आई क्रिटिकल बाय आई, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्रिटिकल का डिवाइड बाय हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मैक्सिमम जो होता है, ठीक है। तो यहाँ से पोरोसिटी अगर दिया हुआ है तो वॉइड रेशियो निकाल सकते हैं। वॉइड रेशियो इज इक्वल टू n बाई 1 माइनस n, दैट इज इक्वल टू 9 बाई 11। हमारा E का वैल्यू आ गया 0.818। अब देखिए, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, GS माइनस 1 बाय 1 प्लस ई। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.65 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.818। इससे हमारा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आ गया 0.907। अब यहाँ से हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लगाएंगे, आई क्रिटिकल बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आई क्रिटिकल 0.907 एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 दिया हुआ है। तो हमारा से यहाँ से मैक्सिमम परमिसिबल जो अपवर्ड ग्रेडियंट है 0.226 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, क्वेश्चन 3 का 0.225। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज नॉट अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फ्लो नेट। इनमें से कौन सा मेथड है जो फ्लो नेट ऑब्टेन करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। देखिए, ये हमारा फ्लो नेट का डायग्राम है। इसमें दो लाइन से, ये क्या है, सीपेज हो रहा है, मतलब फ्लो का डायरेक्शन है, और ये क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन है। ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं और ये एक नेट फॉर्म करती है। इसे ही हम लोग फ्लो नेट कहते हैं। इस फ्लो नेट का यूज करके हम लोग बहुत सारा सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, जैसे सीपेज प्रॉब्लम्स में सीपेज रिजर्वायर से निकाल सकते हैं, सीपेज प्रेशर अपलिफ्ट प्रेशर बिलो डैम्स निकाल सकते हैं। टू चेक अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ पाइपिंग फेलियर भी चेक कर सकते हैं। तो आइए मेथड देखते हैं क्या क्या होता है फ्लो नेट निकालने का। पहला मेथड है एनालिटिकल मेथड, दूसरा है इलेक्ट्रिकल फ्लो एनालॉजी, तीसरा है कैपिलरी फ्लो एनालॉजी, फोर्थ है सैंड मॉडल एंड फिफ्थ है ग्राफिकल मॉडल। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन डी जो है फ्लो मॉडल, ये हमारा मेथड नहीं है ऑब्टेन करने का। तो हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5,
A silty soil of high compressibility is represented by the symbol. सिल्टी सॉइल हाई कंप्रेसिबिलिटी का किससे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए ये हमारा सिंबल है सॉइल का, G से ग्रेवल, S फॉर सैंड, M फॉर सिल्ट, C फॉर क्ले एंड O फॉर ऑर्गेनिक मैटर। देखिए ये है GW जिसे हम बोलते हैं वेल ग्रेडेड ग्रेवल, उसी तरह से GP को पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, GM को M फॉर ग्रेवल है, M फॉर सिल्ट है, दैट इज सिल्टी ग्रेवल, उसी तरह से GC इक्वल टू क्ले ग्रेवल। तो अब आगे देखिए हमें कंप्रेसिबिलिटी चेक करना है, L फॉर लो कंप्रेसिबिलिटी, H फॉर हाई कंप्रेसिबिलिटी, I फॉर इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ से देखिए ऑप्शन ए है क्या, SM। M से क्या होता है सिल्ट, तो ये पहले आएगा सिल्टी, और S फॉर सैंड, सिल्टी सैंड। L फर्स्ट में लिखेंगे, L क्या है, लो कंप्रेसिबिलिटी, M फॉर सिल्ट, लो कंप्रेसिबिलिटी सिल्ट मीन्स सिल्टी सॉइल ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी। OI इंटरमीडिएट organic matter means organic matter of intermediate compressibility. Therefore MH is equals to H for high compressibility और M for silt, that is silty soil of high compressibility. तो हमारा क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी MH high compressibility silt. Question number 6. In a triaxial shear test of a sample of C5 soil, fails making an angle alpha with the horizontal, then the value of phi can be determined as. हमें बताना है कि फाई का वैल्यू क्या होगा जब हमारा C5 सॉइल फेल्स करता है अल्फा बनाने में एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ। देखिए हमें पता है कि अल्फा का वैल्यू क्या होता है 45 प्लस 5/2। अब देखिए इस अल्फा का वैल्यू हम किस ऑप्शन में बैठाएंगे कि हमारा फाई एग्जैक्ट निकल जाएगा। तो ऑप्शन ए को देखिए, इसमें अगर हम अल्फा बैठाते हैं 45 प्लस 5/2, यहाँ से 45 और ये 45 कट जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ से आंसर क्या आएगा फाई। यहाँ पे मीन्स ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस 45 डिग्री। क्वेश्चन 7. डेप्थ बिलो द ग्राउंड सरफेस इज C5 सॉइल, ये क्वेश्चन गलत है। डेप्थ बिलो द ग्राउंड इन C5 सॉइल वेयर एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी इज 0 इज गिवन बाय। डेप्थ बताना है ग्राउंड के नीचे C5 सॉइल में जहां पे एक्टिव अर्थ प्रेशर में क्या है, इंटेंसिटी 0 है। तो इस इक्वेशन को देखिए, ये हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है और ये हमारा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो एक्टिव अर्थ प्रेशर इज इक्वल टू गामा जेड टाइम्स ऑफ, ये अर्थ प्रेशर कांस्टेंट है, एक्टिव अर्थ प्रेशर कांस्टेंट, माइनस 2c रूट के। जब हम इंटेंसिटी अर्थ प्रेशर का 0 करेंगे तो जेड का वैल्यू आएगा 2c बाय गामा रूट के ए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, 2c बाय गामा रूट के ए। क्वेश्चन नंबर 8. फॉर 6 मीटर डीप एक्सकवेशन इन सॉफ्ट क्ले, सॉफ्ट क्ले में 6 मीटर डीप एक्सकवेशन करेंगे। गामा हमारा यूनिट वेट दिया है 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, कोहेजन है 26 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, स्टेबिलिटी नंबर हमारा दिया हुआ है 0.172। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताना है अगेंस्ट स्लाइडिंग क्या होगा। देखिए टेलर स्टेबिलिटी नंबर का फॉर्मूला होता है C बाय गामा HFC। C का वैल्यू दिया हुआ है 26 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, गामा का वैल्यू है 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, यहाँ से डेप्थ डीप जो दिया हुआ है हाइट वो 6 मीटर है और स्टेबिलिटी नंबर है 0.172। इसको हम सोल्व करेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा 1.399, इट इज नियरली इक्वल टू 1.4। देयरफॉर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, क्वेश्चन 8 का आंसर नंबर सी 1.4। क्वेश्चन 9. Question 9. Given that the plasticity index of local soil is 15, plasticity index of sand is 0, for a desired plasticity index of 6, the percentage of sand in mix should be. हमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स 6 चाहिए, उसके लिए सैंड का परसेंटेज क्या होगा मिक्स में। देखिए अगर हम परसेंटेज सैंड का x मानते हैं तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सैंड मल्टीप्लाइड परसेंटेज ऑफ सैंड इन प्लस प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल मल्टीप्लाइड परसेंटेज ऑफ सॉइल इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 100। हमने टोटल 100 माना है क्वांटिटी। तो देखिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स सैंड का 0 है, x हमने माना है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल हमारा 15 है, टोटल अगर x 100 माना है हमने तो 100 माइनस x यहाँ बचेगा क्योंकि x यहाँ सैंड है, तो 100 माइनस x हमारा सॉइल होगा जो दिया गया है ये 600। यहाँ से x का वैल्यू सोल्व करेंगे तो 900/15 दैट इज इक्वल टू 60%। तो हमारा आंसर बी करेक्ट होगा,
ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन 9 का 60%। क्वेश्चन नंबर 10, द नेचुरल वॉइड रेशियो ऑफ सैचुरेटेड क्ले 3 मीटर थिक इज 0.19. The final void ratio of the clay at the end of consolidation is expected to be 0.71. The total consolidation settlement of the clay strata is. टोटल सेटलमेंट बताना है कि क्या होगा जब नेचुरल वॉइड रेशियो दिया हुआ 0.90 और फाइनल वॉइड रेशियो है 0.71। तो देखिए हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा एच बाई एच इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई 1 प्लस ई, जिसमें से डेल्टा एच क्या है, चेंज इन थिकनेस, डेल्टा ई है चेंज इन वॉइड रेशियो, एच है ओरिजिनल थिकनेस ऑफ सॉइल, ई है हमारा नेचुरल वॉइड रेशियो, डेल्टा वी है चेंज इन वॉल्यूम एंड कैपिटल वी है ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, एच हमारा दिया हुआ है 3 मीटर, ये नेचुरल वॉइड रेशियो है 0.90 एंड ये फाइनल वॉइड रेशियो है 0.71। अब इस फॉर्मूला को लगाएंगे हम लोग, डेल्टा एच बाई एच इक्वल टू डेल्टा ई बाई 1 प्लस ई। डेल्टा ई को ई माइनस ई डैश लिख सकते हैं, यहाँ से एच का वैल्यू हो गया 3, नेचुरल वॉइड रेशियो 0.90, फाइनल वॉइड रेशियो 0.71, दैट इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस नेचुरल वॉइड रेशियो 0.90। यहाँ से हम एच के वैल्यू सोल्व करेंगे तो आएगा 0.3 मीटर, हमें सेंटीमीटर में चाहिए तो हमारा आंसर क्या होगा 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर ए 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, a 30 centimeter diameter friction pile is embedded in 10 meter into the homogeneous consolidated deposit। homogeneous consolidated deposit में 10 मीटर embedded है 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइल। यूनिट ऑफ कोहेजन हमारा दिया हुआ है 4 टन पर मीटर स्क्वायर एंड एडहेजन फैक्टर है 0.7 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 2.5। ठीक है, तो हमें इसमें निकालना क्या है, सेफ लोड निकालना है कि सेफ लोड हमारा क्या होगा। देखिए फ्रिक्शन लोड जो कैपेसिटी है वो हमारा क्यू एफ इज इक्वल टू अल्फा सी यू टाइम्स पी एल। अल्फा क्या है, एडहेजन फैक्टर, सी यू है यूनिट कोहेजन, पी है हमारा पेरीमीटर दैट इज पाई डी इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ 0.3 मीटर, एल क्या है हमारा एम्बेडेड लेंथ, कितना गड़ा हुआ है पाइल हमारा 10 मीटर। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे वैल्यू, अल्फा का 0.7, सी यू है 4 टन पर मीटर स्क्वायर, अल्फा पाई का पाई 0.3, ये हमारा पेरीमीटर हो गया पाई 0.3 और ये 10 हमारा हो गया एम्बेडेड लेंथ और 4 का टन यहाँ हमने लिख दिया है यूनिट। यहाँ से क्यू एफ इक्वल टू आएगा 8.4 टाइम्स पाई टी, देयरफॉर क्यू एफ इज इक्वल टू 26.389 टन। तो यहाँ से सेफ लोड क्या होगा, क्यू एफ बाई एफ ओ एस फैक्टर ऑफ सेफ्टी 26.389 टन डिवाइडेड बाई 2.5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10.55 टन। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ से करेक्ट होगा 10.55 टन। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी 10.55 टन। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट फॉर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, there are 10 concentric circles and 10 radial lines. The influence factor for chart is, इन्फ्लुएंस फैक्टर बताना है चार्ट का क्या होगा जब रेडियल लाइंस हमारा 10 है और कंसेंट्रिक सर्कल हमारा 10 है। तो देखिए न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस फैक्टर जो होता है 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल मल्टीप्लाइड टाइम्स नंबर ऑफ रेडियल लाइंस। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल 10 है हमारा और रेडियल लाइंस भी 10 है, तो ये क्या आएगा 1/100 दैट इज इक्वल टू 0.01। हमारा आंसर बी करेक्ट होगा 0.01। क्वेश्चन नंबर 13, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी QF ऑफ अ स्क्वायर फुटिंग 2.5 मीटर वाइड रेस्टिंग 1.5 मीटर डेप्थ इन अ सैंडी सॉइल हैविंग द यूनिट वेट 18 किलोन्यूटन, NQ इक्वल टू 33 एंड N गामा इज इक्वल टू 48। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा 3 दिया हुआ है, बताइए कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी। तो हमें पता है कि बियरिंग कैपेसिटी जो स्क्वायर फुटिंग का होता है वो होता है 1.3 CNC प्लस 0.4 गामा BN गामा प्लस गामा DN क्यूब। सी हमारा यहाँ 0 होगा क्योंकि सैंडी सॉइल है, अगर क्ले रहता ये तो कुछ ना कुछ कोई वैल्यू होता, अगर क्ले रहता तो कोई वैल्यू होता। गामा हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉइल है जो कि दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, बी हमारा विड्थ ऑफ फुटिंग है 2.5 मीटर, डी हमारा डेप्थ ऑफ फुटिंग है 1.5 मीटर। ये NC NQ और N गामा जो है ये हमारे बियरिंग कैपेसिटी पैरामीटर्स हैं जो कि NQ 33 है और N गामा 48 दिया हुआ है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे क्यूब इक्वेशन में, तो देखिए यहाँ पे C अगर 0 दिया हुआ है तो
पहला टर्म तो 0 हो ही जाएगा, प्लस 0.4, गामा का वैल्यू 18, बी का विड्थ दिया हुआ है 2.5 मीटर एंड 48 हमारा एन गामा का वैल्यू है, प्लस 18 मेरा यूनिट वेट हो गया, 1.5 डेप्थ हो गया और 33 एन क्यू है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्यू का वैल्यू 1755 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए क्यू बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी करेंगे तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी मिलेगी, दैट इज इक्वल टू 585 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, क्वेश्चन 13 का आंसर बी, 585 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14, using engineering news formula, the allowable load QA of wooden pile hammered with a drop hammer W equals to 30, having free fall of 1.5 मीटर, पेनिट्रेशन जो लास्ट ब्लो है वो 5 mm है, एम्पेरिकल कांस्टेंट C का वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 विल बी, यहाँ पे जो 2.5 है ये सेंटीमीटर में होता है, 6 विल बी बताना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 है अगर तो इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला का यूज करके अलाउएबल लोड बताना है क्या होगा। देखिए इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला के द्वारा अलाउएबल लोड का फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू WH/F टाइम ऑफ S प्लस C होता है। W क्या है हमारा, वेट ऑफ हैमर, हाइट है, हाइट ऑफ फॉल इन सेंटीमीटर, H है हमारा, S है फाइनल S है हमारा फाइनल सेटलमेंट और पेनिट्रेशन इक्वल टू 5 mm दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर होगा। C हमारा इंपेरिकल कांस्टेंट है इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर और फैक्टर ऑफ सेफ्टी F हमारा 6 है। तो देखिए QA का जब फॉर्मूला में हम जब वैल्यू पुट करेंगे W इक्वल टू 30 किलो न्यूटन और हाइट ऑफ फॉल इन सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर होगा, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 है और ये हमारा S है फाइनल सेटलमेंट जो 5 mm दिया हुआ है, उसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर हमारा इंपेरिकल कांस्टेंट दिया हुआ है। इससे अलाउएबल लोड कितना निकलेगा, 250 किलो न्यूटन। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, 250 किलो न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 15, द रेशियो ऑफ एवरेज परमेबिलिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन KH to that in the vertical direction kV of 3 layer of soil deposit with thickness ratio 1:2:3 means Z1 is to Z2 is to Z3 का वैल्यू दिया हुआ है 1:2:3। The permeability of second layer is twice that of first means K2 equals to 2 times of K1 and third is twice of second means K3 equals to 2 times of K2। बताना है KH बाय KV का वैल्यू, KH रेशियो KV का वैल्यू क्या होगा वो बताना है। देखिए एवरेज परमिबिलिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होता है, KH इज इक्वल टू K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, ये हमारा क्या केस है, ये हमारा पैरेलल का केस है, मीन्स हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है। अब जब वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लो होगा तो परपेंडिकुलर केस बनेगी, वो होगा इक्विवेलेंट जो KV है वो आएगा मेरा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 बाय K1 प्लस Z2 बाय K2 प्लस Z3 बाय K3। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि ये हमारा वर्टिकल फ्लो है। देखिए ये परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा है, इस केस में ये Z1 थिकनेस है फर्स्ट लेयर का, Z2 सेकेंड लेयर का थिकनेस और Z3 हमारा थर्ड लेयर का थिकनेस है। K1 क्या है परमेबिलिटी फर्स्ट लेयर की, K2 सेकेंड लेयर का परमेबिलिटी है और K3 थर्ड लेयर का परमेबिलिटी है। यहाँ से देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल का जो इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल जो परमेबिलिटी आ रहा है वो क्या है, K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। और वही वर्टिकल डायरेक्शन में जो परमेबिलिटी आ रही है वो आ रही है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 बाय K1 प्लस Z2 बाय K2 प्लस Z3 बाय K3। ठीक है, तो हम अगर फॉर्मूला में पुट करेंगे, देखिए Z1 is to Z2 is to Z3 हमारा दिया है 1:2:3। ठीक है, यहाँ से Z1 का वैल्यू 1/6 होगा, Z2 का वैल्यू 2/6 एंड Z3 का वैल्यू 3/6 और K2 इक्वल टू 2K1 दिया हुआ है और K3 इक्वल टू 2K2 दिया हुआ है। तो इसको भी K1 में अगर चेंज करेंगे तो 4K1 हो जाएगा क्योंकि K2 इक्वल टू 2K1 है, तो यहाँ 4K1 होगा। अब देखिए एवरेज परमेबिलिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन KH क्या होगा, फॉर्मूला अभी देखा है मैंने, ये फॉर्मूला है हमारा K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3 बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब यहाँ हम अगर वैल्यू बैठाते हैं K1 टाइम्स ऑफ Z1 का वैल्यू 1/6, K2 का 2K1, Z2 का 2/6
K3 का 4K1 और Z3 का 3/6, और यहाँ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बैठाएंगे 1/6 प्लस 2/6 प्लस 3/6, ये हमारा आएगा 17K1/6। उसी तरह से वर्टिकल का भी देख सकते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला है हमारा, इसमें Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बैठाएंगे डिवाइड बाय Z1/K1 दैट इज 1/6 मल्टीप्लस K1, Z2/K2 दैट इज 2/6 टाइम्स ऑफ 2K1, K2 का वैल्यू हमारा कितना है 2K1, ये 2/6 हमारा Z2 का वैल्यू है, और Z3 का वैल्यू है 3/6, और ये हमारा K3 का वैल्यू 4K1, यहाँ से आएगा 24K1/11। तो आप देख सकते हैं इक्विवेलेंट KH बाय इक्विवेलेंट KV हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल निकालेंगे तो 17K1/6 डिवाइडेड बाय 24K1/11, तो हमारा आंसर क्या आएगा 187/144। 144 को 187 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1:0.77, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा 1:0.77। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 2, जो कि 16 से 30 तक क्वेश्चन होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।